तो कल हमने कुछ बेसिक चीज़ें कवर की थी जो हमें पता होना चाहिए प्राकृतिक खेती के बारे में। जो कल का डिस्कशन चल रहा था वो ये था कि क्या अंतर है प्राकृतिक खेती में और जैविक खेती में। इसके कुछ पहलू हमने डिस्कस भी कर लिए थे कल। मेन पहलू इसके जो डिस्कस किए वो सबसे पहला मुख्य पॉइंट ये है कि जैविक खेती में हमें जैविक खाद डालना पड़ता है। रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में। जैविक खेती में या रासायनिक खेती में दोनों में ही फसल की ज़रूरत के हिसाब से कितने खाद की ज़रूरत है, उसके बढ़वार के लिए, अच्छी पैदावार के लिए कितनी ज़रूरत है वो डालना पड़ता है खेत में। प्राकृतिक खेती में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई खाद डलता ही नहीं है। क्या डलता है? जीवाणुओं का कल्चर, जामन जिसको कहते हैं। दूसरा डिफरेंस ये था कि जैविक खेती में कीट व बीमारियों का प्रकोप अधिक होता है। क्यों होता है ये समझ में आ गया आपके? कि दो कंपोनेंट मैंने बताया कि जैविक खेती में दो मुख्य कंपोनेंट रहे हैं आज तक, जो हमारे बुजुर्ग भी करते रहे हैं, जो वैज्ञानिक भी करते रहे हैं हर सतह पर, कि एक तो गोबर की खाद या केंचुए की खाद या कंपोस्ट जो फसल को चाहिए वो डालते रहे हैं। दूसरा फिर समर में यानी कि गर्मी के मौसम में खेत की जुताई करते रहे हैं, और जुताई भी कम नहीं दब के बांधते रहे हैं। ये दोनों ही कंपोनेंट प्राकृतिक खेती का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जितना हम गोबर का खाद या केंचुए का खाद या जितनी भी खुराक खेत में डालेंगे वो खुराक बीमारियों को बढ़ाने में मदद करती है, कीड़ों को बढ़ाने में मदद करती है, क्योंकि उनका एक सबस्ट्रेट है, वो भोजन है। जबकि लाभदायक जीवाणुओं को बहुत कम भोजन की जरूरत होती है, जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको ज़्यादा भोजन की जरूरत होती है। और जब हम ज़्यादा भोजन उनको दे देते हैं तो वो मल्टीप्लाई करते रहते हैं, ज़मीन में अपना घर कर लेते हैं वो। जबकि प्राकृतिक खेती में हम कुछ ऐसा डालते ही नहीं है, सिर्फ इतना डालते हैं मिनिमम जो लाभदायक जीवाणुओं को तो बढ़ाते रहें, हानिकारक जीवाणुओं को ना बढ़ाएं। जैसे आप जो भी, अब एक किसान कई बार क्या करता है कि वो सोचता है हमें प्राकृतिक खेती शुरू करनी है, तो एक बार वो भरपूर उसमें ट्रॉलियों में खाद डाल देता है। इवन जो पोल्ट्री मैन्योर होता है उसका यूज कर लेता है भरपूर। उसमें फिर पहले 1-2 साल बीमारी कंट्रोल करने में डिफिकल्टी होती है। किसान कहते हैं जी प्राकृतिक खेती शुरू की थी लेकिन बीमारियां कंट्रोल नहीं हुई उसमें। तो यही कारण है कि जब भी आप डालते हैं तो आप ऑब्जर्व कर लेना, किसानों की रिपोर्ट है ये कि उसमें फंगस भी कंट्रोल नहीं होती है। जब भी मौसम में नमी बढ़ती है फंगस डेवलप हो जाती है, विशेष तौर पे अगर आपने मल्चिंग यूज की है तो। लेकिन प्राकृतिक खेती में हम वो भोजन मिनिमम दे रहे हैं ताकि उसमें लाभदायक जीवाणु बढ़ते रहें, और उसके लिए फिर हमें फसल की या खेत की गर्मियों में ज़्यादा जुताई की ज़रूरत ही ना पड़े, जो प्राकृतिक खेती की ज़रूरत है। प्राकृतिक खेती का मतलब ही नो टिल फार्मिंग है या मिनिमम टिलेज है, कि खेत की कम से कम जुताई करें ताकि जैविक कार्बन खेत में बना रहे और वो उड़ कर ना जाए आसमान में, ग्लोबल वार्मिंग ना करे, ग्रीन हाउस गैस के रूप में एस्केप एमिट ना करे। ये चीज़ें बताई मैंने कल। एक और बात बताई कि इसमें एक पैकेज है, विशेष पैकेज है कि जिसमें हम जीवाणु को बढ़ाते हैं, जैसे जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत आदि, या मल्चिंग, मिनिमम टिलेज, बायोडाइवर्सिटी और फूड देना जीवाणुओं को। एक पैकेज है जिसमें हमारा दिमाग जीवाणुओं के बढ़ाने की तरफ रहता है।
ये पहले वाली खेती में नहीं था। जो हमारे बुजुर्ग करते थे या जो भी जैविक खेती करते थे, ये पैकेज नहीं होता था। पैकेज सिर्फ ये होता था कि कितना गोबर का खाद डालें, उसमें कितना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। यानी कि हमारा मुख्य मकसद होता था ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाना, जो इंडिकेटर होता था सॉइल हेल्थ का। प्राकृतिक खेती में ऑर्गेनिक कार्बन इंडिकेटर नहीं है सॉइल हेल्थ का, क्योंकि इसमें पैकेज है जीवाणुओं को बढ़ाने का। इसमें जीवाणुओं की संख्या, केंचुओं की संख्या इंडिकेटर है सॉइल हेल्थ का। इसलिए प्राकृतिक खेती में इनको बढ़ाया जाता है और पैकेज इसमें दिया गया है जो पहले कभी नहीं था। इसलिए ये उस खेती से अलग है। वो जैविक खेती थी, ये प्राकृतिक खेती। अब एक पॉइंट आता है आगे, अधिकतर इनपुट बाजार से खरीदे जाते हैं, कुछ इनपुट घर पर भी बनते हैं जैविक खेती में। जैविक खेती में भी हजारों इनपुट आ गए हैं किसान के सामने। इवन कुछ किसान भी उनको बेचने लग गए हैं और एक इंडस्ट्री बनती जा रही है जैविक खेती के नाम पे। और जैविक खेती के इनपुट रासायनिक खेती के इनपुट से सस्ते नहीं हैं, खर्चा ज़्यादा है, कम नहीं है। लेकिन प्राकृतिक खेती में सभी इनपुट घर पर ही तैयार होते हैं। जितने भी इनपुट हैं घर पर तैयार हो जाते हैं, बाजार में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से फसल पर लागत बहुत कम हो जाती है। खाद के नाम पे या पेस्टिसाइड के नाम पे कोई खर्चा आपका नहीं रहता है, यानी कि मिनिमाइज हो जाता है, बहुत कम होता है, नाम मात्र रह जाता है। जबकि जैविक खेती में फसल पर लागत अधिक होती है, क्योंकि उसमें अगर आप जैविक खेती में गोबर की खाद की कीमत भी लगाने लग जाएं, केंचुए की खाद की कीमत भी लगाने लग जाएं, वो भी 70-80 हज़ार, लाख से कम नहीं बनती अगर फसल की जरूरत पूरी करने लग जाते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैविक खेती में पहले 4-5 वर्षों तक उपज में कमी आती है। 4-5 वर्षों तक नहीं, शायद ही आती है कभी पूरी पैदावार। अगर आप कन्वेंशनल खेती, परंपरागत खेती करते हैं, केमिकल खेती करते हैं, उसके बराबर पैदावार बहुत मुश्किल से आती है 4-5 सालों के बाद भी, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं आपके डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में इंडिया की। लेकिन पैदावार जो एक केमिकल या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से आती है, वो इसमें पॉसिबल नहीं हो पाती है। जबकि यहाँ पर गुरुकुल की फसलों की मैं बढ़वार दिखाऊंगा आपको आगे, गन्ने की भी, राइस की भी, दूसरी फसलों की भी। इसमें अगर पहले 1-2 साल पैदावार में कमी आती भी है, वो तब आएगी जब हमें अनुभव नहीं होता है। शुरू में थोड़ी 1-2 साल पहले में थोड़ी बहुत कमी आ जाती है तो खर्चा घट जाता है उसका। किसान का जो नेट इनकम है वो कम नहीं होती है। कहीं कहीं थोड़ी समस्या है, जैसे गेहूं में है। लेकिन गेहूं में अगर हम वैरायटी का सिलेक्शन सही कर लेते हैं, जैसे C306 है, शुरू के 2-3 सालों में बंसी है, C306 है, ये देसी किस्में हैं, इनमें कोई समस्या नहीं आती। और अगर आप बेड्स पे फसल ले लेते हैं तो समस्या कुछ भी नहीं है फिर। यानी कि जब आप पूरे सिस्टम की इकोनॉमिक्स कैलकुलेट करते हैं, जैसे धान गेहूं फसल चक्कर आपका या दूसरा फसल चक्कर है, तो उसमें जो नेट इनकम है किसान की वो कम नहीं होती है शुरू में भी। यानी कि प्राकृतिक खेती में शुरू में ही अगर ठीक तरह से पैकेज अपनाया गया है तो पैदावार में कमी नहीं आती है। लास्ट पॉइंट जो हम कहते हैं कि प्राकृतिक खेती में एक गाय से 30 एकड़ तक की खेती हो सकती है, ये एक थ्योरेटिकल चीज़ है, प्रैक्टिकली शुरू में पॉसिबल नहीं है। 30 एकड़ की क्यों है कि एक दिन के गोबर गोमूत्र में 1 एकड़ की खुराक बन जाती है आपकी जीवामृत। लेकिन शुरू में जैसे आपको घन जीवामृत की भी जरूरत होती है, तो उसमें अगर मैं मिनिमम बताऊं तो 5, 7, 10 एकड़ का काम आराम से चल सकता है एक देसी गाय में आपका। लेकिन बाद में जब टाइम के साथ आपके खेत की ताकत बढ़ती चली जाती है, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती चली जाती है, तो बाद में आपको जीवामृत भी बहुत कम डालने की जरूरत पड़ती है। इसलिए बाद में कह सकता हूं मैं, किसान ऐसे आए हुए हैं कि 5-7 साल के बाद उन्हें कुछ जीवामृत वगैरह डालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। वो केवल जो पशु होते हैं उनका धौण वगैरह, जो यूरिन वगैरह होता है या गोबर होता है, उसी का जो लिक्विड फॉर्म होती है पानी के अंदर जैसे थोड़ा बहुत बहा देते हैं, तो उसी में उनका काम चल जाता है। क्योंकि ज़मीन में जो जीवाणु की संख्या वो पहले बढ़ चुकी होती है,
ताकत बढ़ चुकी होती है। तो ये मुख्य बातें मैंने बताई आपको, तो समझ में आ गई होंगी आपके कि डिफरेंट है एकदम से जैविक खेती और ये जो हम जैविक खेती में करते थे वो इसमें एकदम से नहीं की जाती वो चीज़ें, और इसलिए इसमें कुदरती तौर पे कीड़े और बीमारियों का प्रकोप भी कम होता है, पैदावार भी कम नहीं होती है, और ज़मीन की ताकत भी बढ़ जाती है, ग्लोबल वार्मिंग भी कम होती है इसमें, जो आगे मैं बताऊंगा आपको। ये प्रिंसिपल नेचुरल फार्मिंग के, प्राकृतिक खेती के। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आप समझते होंगे कि सस्टेन करें जिसमें ज़मीन की ताकत भी बनी रहे, पैदावार भी हमारी ना घटे, सस्टेन करती रहे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। दूसरा है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, जो आजकल का कंसेप्ट है कि जो प्राकृतिक संसाधनों की भर्ती भी करें साथ के साथ में, जो खाली होते जा रहे हैं ना, हमारे मिट्टी का सोर्स है, ज़मीन की ताकत का है, या पानी का सोर्स है, जलवायु डिग्रेडेशन है, उनमें एक फीलिंग भी हो, उनकी रिकवरी भी हो, ये रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है। तीसरा कंसेप्ट है रिडक्शन इन एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन क्रेडिट एग्रीकल्चर। कार्बन क्रेडिट तो इसमें होता ही होता है, क्योंकि जैविक कार्बन जब बढ़ता है आपकी ज़मीन का, तो ये कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम ही है जो आसमान की जो आपका पोल्यूशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको भी ज़मीन में क्रेडिट करता है, और जो ज़मीन में से जो गैस एमिट होती हैं उनको भी वातावरण में जाने से रोकता है। इसलिए सारा जो है ना प्राकृतिक खेती हर हिसाब से आपको सब तरह से लाभदायक सिद्ध होती है। मार्केट ग्रोथ, जो उत्पाद हम लेते हैं, जहर मुक्त उत्पाद जिसको बोलते हैं, या उत्पाद हमारा वो दूसरे सेंस में कहें तो जैविक उत्पाद कह सकते हैं उसको, प्राकृतिक उत्पाद भी कह सकते हैं उसको। इसकी डिमांड आप देख रहे हैं चारों तरफ अवेकनिंग है, क्योंकि बीमारियां जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं, इसका मार्केट भी पूरी स्पीड से बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ा मार्केट जो बढ़ रहा है वो फ्रूट्स का और वेजिटेबल का बढ़ रहा है वर्ल्ड लेवल पे। तो फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में प्राकृतिक खेती का स्कोप भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आपकी ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन आ जाते हैं, उसमें प्राकृतिक खेती यानी कि जो जीवामृत वगैरह है उनकी एप्लीकेशन से दूसरी फसलों से, जैसे धान गेहूं जैसी फसलें हैं, इनसे कई गुना लाभ हो सकता है इससे। ये जब मैं शुरू में इसमें मेरी एंट्री हुई, पहले मैं प्राकृतिक खेती के किसानों के साथ जुड़ा था, प्राकृतिक खेती नहीं, जैविक खेती के किसानों से। कैथल में जैसे मैं आया कृषि विज्ञान केंद्र में, तो वहाँ ग्रुप था एक जैविक खेती का, उनके साथ में जुड़ा। यहाँ कुरुक्षेत्र आने के बाद भी जैविक खेती वाले ग्रुप के साथ जुड़ा, और उनको नेशनल अवार्ड भी दिलवाए। एक को कैथल में हल्दर अवार्ड दिलवाया, एक को यहाँ आके बाबू जगजीवन राम अवार्ड दिलवाया नेशनल लेवल। लेकिन जैविक खेती में मुझे खुद ही संतुष्टि नहीं थी, क्योंकि जैविक खेती में हम उस लेवल पे पैदावार नहीं ले पाते हैं। तो जब यहाँ मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र में आचार्य जी के साथ जुड़ा, तो यहाँ भी मेरा भी उसी तरह का विचार था कि इसमें सफलता मिलनी मुश्किल है, क्योंकि मैं इसको जैविक खेती ही समझता था। मैं दो चीज़ें लेके आया था इसमें जब एंट्री हुई। एक तो ये सोच के आया था मैं, जब जैविक खेती में ही मेरी एंट्री हुई कैथल से, तो ये सोचा था मैंने कि जैविक खेती में पैदावार बेशक ना होती हो, लेकिन अगर 10-20% या 2-4% भी किसान को हम रासायनिक जहर से दूर हटा पाए तो हमारी अचीवमेंट हो जाएगी। वो अगर 2-4% भी इस जहर वाली खेती से दूर हटा पाए तो, क्योंकि इसमें रास्ते बंद हो चुके हैं हमारे हर हिसाब से। दूसरा मैं ये सोच के आया था कि धान गेहूं जो फसल चक्र है, या धान गेहूं की जो फसलें हैं, ये देश की फूड सिक्योरिटी में मेन कंट्रीब्यूशन है, इनका सहभागिता है। ये टेबल बताती है आपको कि धान गेहूं की जो दोनों फसलें हैं, जो खाद्यान्न सुरक्षा में जो इनका कंट्रीब्यूशन है, 90 के दशक से लेके लगभग 3/4 कंट्रीब्यूशन है। 90 के दशकों में 73% था, उससे अगले साल 78% था, और ये अब पिछले सालों में 75-76% तक अकेला धान गेहूं फसलों का कंट्रीब्यूशन है फूड सिक्योरिटी में, खाद्यान्न सुरक्षा में। इसलिए मेरा विचार ये था कि अगर ये धान गेहूं जैसी फसलों में प्राकृतिक खेती कामयाब नहीं होती है, तो इसको स्वीकार करना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए,
क्योंकि ये जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है ये अनाज का कटोरा देश को खिलाता है ये। और अगर इसमें प्राकृतिक खेती कामयाब नहीं होती है तो फिर उसमें एक डिफिकल्टी हो जाए किसान के लिए अपनाना। तो इन दोनों फसलों के लिए मैं दिमाग में रख के आया था, ये दोनों ही फसलें, जैसे मैंने पहली बात बताई कि अगर 5, 7, 10% भी मुझे कामयाबी मिली है तो एक्सेप्ट करूंगा मैं इसे। मुझे कामयाबी मिली 80%। 80% कैसे मिली? मेरी एक्सपेक्टेशन थी 5-10%, मिली 70-80%, 80% के करीब। वो 80% कैसे मिली? देखिए 3 एस्पेक्ट हैं जो मुख्य एस्पेक्ट हमारे सामने खड़े हैं, जो खतरे हैं। एक तो जमीन का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, दूसरा जमीन के नीचे का पानी, वाटर टेबल डिप्लीट होती जा रही है आपकी, तीसरा जलवायु परिवर्तन, गैसों का एमिशन ज़्यादा हो रहा है। जलवायु परिवर्तन जो आप इस साल जिसका रिजल्ट देख भी रहे हैं, किस तरह से फ्लड्स डुबोती जा रही है। कुरुक्षेत्र के आधे शहर में पानी घुस चुका है, अंबाला पानी से भर चुका है, शाहबाद पानी से भर चुका है। ये ग्लोबल वार्मिंग, तो इन चीज़ों के ये 3 थ्रेट मुझे जो मैक्सिमम लग रहे हैं इस टाइम पे, कि धरती का स्वास्थ्य है, पानी का डिप्लीशन नीचे का, भूमिगत जल स्तर का खाली होना, तीसरा जलवायु परिवर्तन। इन तीनों में भी जो सबसे पहले करने की जरूरत है वो सॉइल हेल्थ है। अगर सॉइल हेल्थ इंप्रूव हो जाती है तो तीनों में हमें सुधार मिल जाएगा। सॉइल हेल्थ इंप्रूव हो गई है तो एक तो आपका पानी की बचत होगी। अगर खेत में 5 पानी की जरूरत है, 2 या 3 पानी में फसल पक जाएगी आपकी। सूखे में भी कम असर होगा, ग्लोबल वार्मिंग में भी असर कम होगा उसका। यानी कि सबसे पहली जरूरत थी कि सॉइल हेल्थ इंप्रूव होनी चाहिए, बाकी की चीजें अपने आप पूरी होती चली जाएंगी धीरे धीरे। तो प्राकृतिक खेती ने यहाँ क्या किया, मैं शुरू से 2017 से जब से इन्वॉल्व हुआ हूँ, मैंने सॉइल की हेल्थ मॉनिटर की है यहाँ पर, बीइंग एग्रोनॉमिस्ट। उसमें क्या मिला कि उसमें लगभग खेत, यानी कि 180 एकड़ का फार्म है यहाँ गुरुकुल का, इसमें 90% खेत रिच कैटेगरी में आ चुके हैं। रिच कैटेगरी ऑर्गेनिक कार्बन की कितने के ऊपर मानी जाती है? 0.75% के ऊपर। अगर 0.5% के नीचे है तो पुअर कैटेगरी मानी जाती है, यानी कि जमीनें अच्छी नहीं मानी जाती। अगर 0.75% से ऊपर है ऑर्गेनिक कार्बन खेत का तो अच्छी जमीनें मानी जाती हैं। यहाँ की 180 एकड़ का जो फार्म है इसमें 90% से ज़्यादा खेत रिच कैटेगरी में आ चुके हैं। यानी कि प्राकृतिक खेती ने तो काम कर दिया अपना, सॉइल हेल्थ था मेन इशू, वो कर दिया अपना काम। अब 20% कौन सा रह गया? 20% वो रह गया जो हमारी मैनेजमेंट की कमी है, या वीड कंट्रोल का थोड़ा इशू है, वराइटल इशू हो सकता है, जो रिसर्च के इश्यूज हैं या मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, वो हैं जो हमें करने की ज़रूरत है, जिस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है या ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब ये बताइए, ज़मीन का स्वास्थ्य अच्छा हो चुका है लेकिन मैंने वैरायटी ही गलत ले ली है, मेथड ही गलत ले लिया सोइंग का, सोइंग ही गलत टाइम पे कर दी है, प्लांटिंग ही गलत टाइम पे करती है, तो उसमें मेरा कसूर है, प्राकृतिक खेती का कसूर नहीं है। इसलिए जो 80% मुझे मिला, जो जरूरत थी सॉइल हेल्थ में इंप्रूवमेंट, जो प्राकृतिक खेती ने अपना काम कर दिया। तो इस तरह से जो चीज़ मैं लेके चला था उसमें मुझे कामयाबी मिली, और वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि फूड सिक्योरिटी में धान और गेहूं पे हमें यहाँ कामयाबी मिली, क्योंकि धान गेहूं मुख्य फसल हैं जो देश की खाद्य सुरक्षा की रक्षा करती हैं। ये पानी की सिचुएशन है कुरुक्षेत्र की, जहाँ बैठे हुए हैं। इसमें आप देखेंगे कि ये नाइट्रोजन की सिचुएशन है कि कितनी खुराक, धान और गेहूं की फसलें एवी फीडर माने जाती हैं, गन्ने की मक्की की फसलें एवी फीडर मानी जाती हैं। ये धान गेहूं की दोनों फसलें साल में कितनी खुराक खेत से लेती है, अपटेक करती है, उसका डाटा ये 4 साल की औसत है। HAU हिसाब से इसका एनालिसिस हुआ है।
इसी एरिया का है ये, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला डिस्ट्रिक्ट्स का। इसमें आप देखेंगे कि जो नाइट्रोजन का अपटेक है वो 321.7 किलो है दोनों फसलों का एक साल में। 321 किलो नाइट्रोजन अपटेक की है धान और गेहूं दोनों फसलों ने। अप्लाई कितना करते हैं, कितनी सिफारिश है धान और गेहूं की मिला के? 60 किलो दोनों की पर एकड़। पर हेक्टेयर कितनी हुई? 150 किलो, 300 किलो हुई। 300 किलो रिकमेंडेशन है, डालनी है इसमें हमें नाइट्रोजन। और इसका अपटेक कितना है, ये चूसती कितना है? 321 किलो। यानी कि 300 किलो नाइट्रोजन डालनी है, 321 किलो नाइट्रोजन खेत से दोनों फसलों ने अपटेक किया है, बराबर हुआ। लेकिन जो 300 किलो नाइट्रोजन हमने डाल ली है उसकी एफिशिएंसी कितनी है? फसल कितना लेती है? 300 किलो नाइट्रोजन हमने थ्रू यूरिया या डीएपी वगैरह के डाल ली है, फसल कितना लेती है इसमें नाइट्रोजन? कितनी एफिशिएंसी है? कितने? लगभग 1/3 फसल प्रयोग कर पाती है। यानी कि 300 डाल ली है तो 100 ही काम आएगी फसल के, बाकी 200 या तो वातावरण में चली जाएगी या पानी के साथ बह के चली जाएगी, खेत में नहीं रहती अगली फसल के लिए नाइट्रोजन। यानी कि 300 की रिकमेंडेशन है, 300 डाल ली थी, फसल के काम तो 100 ही आई। इसने अपटेक कितना किया है? 300 किलो। कितना बड़ा डिफरेंस है। ये सॉइल कैसे सस्टेन करेंगी? हम कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर चाहिए हमें, कैसे सस्टेन करेंगे? इसीलिए तो जमीन बंजर होती जा रही है हमारी। देखो कितना बड़ा गैप है। जो सॉइल का भंडार है हमारा, हमारे पैसे जमा नहीं है, हम ओवर ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, लोन पे लोन लेते जा रहे हैं, तो कब तक सॉइल हमें सपोर्ट करेंगे? इसीलिए बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, इसीलिए दूसरे न्यूट्रिएंट भी खत्म होते जा रहे हैं जमीनों से, इसीलिए ये सारी समस्याएं आती जा रही हैं। ये नाइट्रोजन का था। अब मैं पानी की सिचुएशन बताता हूं आपको, जो डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल का बताया था, कुरुक्षेत्र का डेटा है। ये आप देखेंगे कि 1974 में जो वाटर टेबल थी यहाँ की 10.21 मीटर पे थी गहराई पे। 2001 तक कितने साल हुए? 1974 से 2001 तक कितने साल हुए? 27 साल। तो 27 साल में लगभग 8 मीटर डिप्लीट हुई है, नीचे गई, 10 से 18 पे गई है। अगर हम इसको प्रति वर्ष देखें तो लगभग 1 फुट प्रति वर्ष वाटर टेबल नीचे गई है। अब हम लास्ट के 10 साल देखते हैं, 2011 से 2021 तक 29 से ये 48-50 मीटर तक आ चुकी है। यानी कि प्रति वर्ष हम इसकी एवरेज निकालें तो 5 फुट 5.5 फुट प्रति वर्ष डिप्लीशन हो रहा है पानी का। पानी मिलेगा नहीं आपको पीने के लिए, इतना भयंकर सिचुएशन हो सकती है इसमें। और ये रिपोर्ट भी आ चुकी है, ये भविष्यवाणियां भी हो चुकी हैं। आगे आने वाले टाइम में हमारा जो क्षेत्र है ये रेगिस्तान में कन्वर्ट हो सकता है अगर इसी तरह से है तो। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग इसमें क्या कर रही है? ग्लोबल वार्मिंग की देखते हैं तो इसका एक कंट्रास्ट हमें दिखाई देता है कि जैसे बारिशें इस साल जैसे बढ़ गई, ये बढ़ सकती है। लेकिन इसमें भी एक खतरनाक सिचुएशन क्या है कि अगर बारिशें ज़्यादा होती हैं तो इसमें भी हमारी सारी फसल डूब जाती है। यहाँ भी खतरा है, यहाँ भी ज़मीनें पानी नहीं पीती हमारी, इसमें भी फ्लड में कन्वर्ट हो रही हैं। तो चाहे कम बारिश है चाहे ज़्यादा बारिश है, तो उसमें हमें इतनी बारिश के बावजूद भी जो वाटर टेबल हमारी रिचार्ज नहीं हो रही है, इसलिए भी हमें प्राकृतिक खेती की तरफ जाने की जरूरत है। ये ग्लोबल वार्मिंग मैं जैसे बार बार कह रहा हूं, इसको मैं इसकी थ्योरी समझाता हूं आपको। ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैसें हैं मेन जो इसमें दिखा रखी हैं टेबल में? एक कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरी मीथेन है CH4, और नाइट्रस ऑक्साइड। 3 गैसें हैं। CFC का सिचुएशन दूसरा, ये तो जो हमारा कूलिंग सिस्टम होता है ना, रेफ्रिजरेटर वगैरह, वहाँ निकलते हैं। यूरोप वगैरह में ज़्यादा होता है इसका, जो ओजोन लेवल को ज़्यादा हार्म करती है ये। अब इसमें 3 गैसों में जो सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग करती है, कंट्रीब्यूशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड का, जो 60% से ज़्यादा है।
इसकी क्वांटिटी वातावरण में ज़्यादा है, लेकिन जो मीथेन है इसकी जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो 30 टाइम्स है CO2 से। यानी कि इसका एक मॉलिक्यूल हो तो जो मीथेन है वह 30 गुना ज़्यादा गर्मी पैदा करेगी, 30 गुना ज़्यादा खतरनाक है। और नाइट्रस ऑक्साइड लगभग 300 गुना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग करती है। और हम जो यूरिया डालते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड ही निकलती है मेन उसमें। धान के खेतों में मीथेन निकलती है मेन। लेकिन जो क्वांटिटी के हिसाब से देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जो कंट्रीब्यूशन है ऑल दो पूरी उसमें 0.003% के करीब है। जैसे 78% नाइट्रोजन हो गया आपकी, 21% ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड मात्र 0.003% है। लेकिन इन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड है, इसमें कितने एलिमेंट है, कितने तत्व हैं तीनों गैसों में? कौन से तत्व हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। 4 एलिमेंट हुए ना, 4 एलिमेंट हैं ये। यही तो ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं। यही चारों एलिमेंट जीवाणुओं का, केंचुओं का भोजन है। अब आप ये 3 एलिमेंट देखें अलग से, CHO, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। जो पौधा पत्तों में शक्कर बनाता है, या आप जो चीनी खाते हैं, या पौधे के तने में जो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज होता है, ये पॉलीसेकेराइड हो जाते हैं, लंबी चेन बन जाते हैं जिसकी। तो ये कार्बोहाइड्रेट है। और अगर इसमें नाइट्रोजन मिला देते हैं तो ये प्रोटीन बन जाता है। जो पौधे में जो फूड बनता है उसकी सिंपल यूनिट क्या होती है? C6H12O6 सबसे सिंपल यूनिट होती है। ये यूनिट बनती जाती है, जुड़ती जाती है, बनती जाती है, जुड़ती जाती है। ये बहुत लंबी चेन हो जाती है, जिससे बाद में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन जैसे सब्सटेंस बन जाते हैं, बहुत लंबाई के। पॉलीसेकेराइड इनको बोलते हैं। लेकिन जब इसमें नाइट्रोजन मिल जाता है इन तीनों तत्वों में तो प्रोटीन बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है। ये प्रोटीन रेडीमेड फूड होता है। जैसे डॉक्टर आपको बताते हैं रोटी अनाज की खाते हैं तो साथ में दाल बताते हैं। दाल जल्दी डाइजेशन कर देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर देता है, न्यूट्रिशन को जल्दी डिकम्पोज कर देता है। जैसे ज़मीन में या पौधे के अंदर जब नाइट्रोजन का अपटेक होता है तो इसमें प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन जो मेन जरूरत होती है पौधे की। अब ये मैं एक बात बताऊं आपको कि जो हमें जो फिजिकल वर्ल्ड नज़र आता है, जो हम देख सकते हैं, एक तो फिजिकल वर्ल्ड वो है जिसमें सेल हैं, जैसे जीवाणु आ गए, पौधे आ गए, आदमी आ गया, इनमें सेल होता है ना, जैसे प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म होता है, जिसकी वजह से लिविंग माना जाता है। इनका जो 98% हिस्सा है वो इन तीनों से बना हुआ होता है, CHO से। 98% हिस्सा CHO 3 एलिमेंट से बना हुआ होता है, बाकी 2.5% में बाकी आ जाते हैं सब। और जो नॉन लिविंग पार्ट है, जैसे आप सूरज आ गया, आपका चांद आ गया, टेबल आ गई, दूसरी चीजें आ गई, या मेन तौर पे जो शाइनिंग स्टार्स हैं आपके, जो चमकते हैं, रात को देखते हैं ना आप सितारों को, इसमें 75% अकेला हाइड्रोजन होता है जो बर्न होता रहता है। सेकंडों में हजारों, लाखों, करोड़ों विस्फोट होते हैं, तभी तो हमारे तक वो प्रकाश पहुंच पाता है, वो हीट पहुंच पाती है।
और जितने भी सितारे हम देखते हैं सभी सूरज हैं। ये सूरज वो होता है जिसका अपना प्रकाश होता है। धरती का अपना प्रकाश नहीं है, चांद का अपना प्रकाश नहीं है। चांद के ऊपर जो सूरज की किरणें पड़ती हैं हमारी आंखों तक आती हैं, इसलिए चांद दिखाई देता है हमारे को। चांद का अपना प्रकाश नहीं है। अगर बीच में सूरज और चांद के बीच में धरती आ जाती है तो चांद ग्रहण लग जाता है, आप चांद को नहीं देख सकते, क्योंकि चांद का अपना प्रकाश नहीं है। तो सूरज का प्रकाश था जो उसके ऊपर गिर रहा था, हमें दिख रहा था। इसलिए जो भी सितारे चमक रहे सारे सूरज हैं, और इस सूरज से अरबों खरबों बड़े सूरज हैं, अरबों खरबों आकाश गंगाएं हैं जो प्रकाश की स्पीड से भाग रही हैं एक दूसरे के चारों तरफ। कितनी होती है प्रकाश की स्पीड? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब कितने जबरदस्त विस्फोट होते होंगे जो इतनी स्पीड से प्रकाश हमारे तक पहुंच रहा है। इसी स्पीड से आकाश गंगाएं एक दूसरे के चारों तरफ घूम रही हैं, और ये साइंस कहती है कि ये यूनिवर्स फैलता जा रहा है। इसको सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीप्यूटल फोर्स उसको कहते हैं, जब ये सिकुड़ने लग जाएगा। अब तो सेंटर में जो फोर्स है, वो विस्फोट जो हुआ था, यूनिवर्स क्रिएट हुआ, इसको बिग बैंग बोलते हैं। जो विस्फोट हुआ तो विस्फोट से वो सारा उसका मैटर था वो बिखरने लग गया, जो आज तक बिखर रहा है, भाग रहा है एक दूसरे के चारों तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, अट्रैक्शन और रिपल्सन की वजह से। एक समय विज्ञान कहता है कि ऐसा आएगा जब ये सिकुड़ने लग जाएगा और सेंटर में गिरने लग जाएगा आगे, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। इस टाइम जो फोर्स काम कर रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंटर में फ्यूज है। तो ये इसका कंसेप्ट साइंस बताती है कि ब्लैक होल कन्वर्ट हो जाएगा आकाश गंगाओं के बीच में। वो ब्लैक होल आसपास के चांद सितारों को, ग्रहों को खाने लग जाएगा। जैसे साइंस कहती है कि ये जो सूरज है इसकी लगभग 10-12 अरब वर्ष एज है, बिलियन ईयर्स। लगभग आधी एज इसकी हो चुकी है, आधी हाइड्रोजन इसकी खत्म हो चुकी है, इसका ईंधन आधा खत्म हो चुका है, आधा और बचा है। इसी तरह से पृथ्वी की एज बचाई जाती है लगभग 5 बिलियन साल, अरब वर्ष। लगभग 3 के करीब इसकी हो चुकी है, 2 और बाकी, यानी कि इसकी आधी ताकत खत्म हो चुकी है। तो ये जब सिकुड़ने लगेंगे, तब सिकुड़ने लगेंगे जब इनकी जो उपलब्ध एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी। इसको लॉ ऑफ एंट्रोपी बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आता है ये, कि जब एनर्जी खत्म हो जाएगी सूरज की तो ब्लैक होल बन जाएगा। ब्लैक होल बनते ही जो आसपास के इसके जो भी ग्रह उपग्रह आएंगे उनको खाने लग जाएगा, सेकंडों में कन्वर्ट हो जाएगा वेव्स में। इसके मैटर का इतना वेट बढ़ जाएगा, ये कहते हैं कि 1 चम्मच उसमें से भरेंगे तो हजारों टन वेट होगा उसका। तो इसी में से ये प्रकृति या सारा संसार या यूनिवर्स फैलता जा रहा है। अब जब ये सिकुड़ने लगेगा तो वापस उस होल में गिरने लग जाएगा। उदाहरण के तौर पे वो नक्शा हमारे शरीर में भी है। आप डेली गहरी नींद में जाते हो, ब्लैक होल ही तो है, रहता है कोई होश आपको, कोई इंद्री जागती है आपकी, कोई मन जागता है आपका। एनर्जी का सोर्स तो वही है। अगर गहरी नींद में एक दिन नहीं जाओगे तो आप सारा दिन थके रहोगे। जब आप उठने लगते हो तो गहरी नींद से पहले सौपन की स्टेज में आएंगे, फिर जागृति में आएंगे, सिस्टम से आएंगे। जब गहरी नींद में जाएंगे पहले आप सौपन की स्टेज में जाएंगे, वो वेव लेंथ जो आती है उसकी, फिर आप डीप स्लीप में जाएंगे। और डीप स्लीप में जो वेव लेंथ है वो डेथ को टच करके आते हैं आप। वहाँ डेल्टा वेव्स होती हैं, डेल्टा वेव्स, उनकी जो वेव लेंथ होती है कितनी होती है, जो डेल्टा वेव्स हैं 0.5 से
4 हर्ट्ज होती हैं, 4 हर्ट्ज, 0.5 से 4 हर्ट्ज। हर्ट्ज का मतलब है साइकिल पर सेकंड। ये वेव्स नहीं होती ऐसी साइकिल बढ़ते हैं इसमें यूं। डीप स्लीप में 0 के नजदीक पहुंच गए आप, डेथ के नजदीक पहुंच गए आप। यानी कि इस पॉइंट को डेली टच करके आते हैं। तो एनर्जी तो यहां पड़ी है, यहां नहीं जाओगे तो एनर्जी नहीं मिल सकती आपको। यहां कोई आपका जाति पाति, कोई भगवान कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। एनर्जी का भंडार जहां है वहां तो कुछ भी नहीं है। ये तो हमने बना दिया ना सपने में आके, जागृति में आके। इस जगह को आत्मा का स्थान बोला गया है जहां कोई रंग रूप ही नहीं है। जो मनीषी हो है ना, जो शंकराचार्य हो गए हैं, आदि शंकराचार्य, और दूसरे भारतीय मनीषी जो है, जो असंप्रज्ञात समाधि बोलते हैं ना, वो यही स्टेज है कि यहां जाके टच करके आते हैं आप, तभी आपकी एनर्जी रिवाइव होती है। यहां पूर्ण शांति है। इस स्टेज में जाके जो आपकी रुकावट है ना नसों में, सारी निकल जाती हैं। जो विचार रुकावट हैं, विचार रुकावट है, विचार पैदा होते ही वो जो एनर्जी ले आए थे ना, खर्च होने लग जाती है, सपने में ही खर्च होने लग जाती है। तो यहां की ये स्टेज जो है ये शांति में मानी जाती है पूरी तरह से। तो ये एक तरह से ब्लैक होल है आपका। इसको टच करके डेली आना पड़ता है आपको। यही सृष्टि का है, उसको इस ब्लैक होल में समाना पड़ता है, फिर ब्लैक होल से वापस आना पड़ता है। हम शरीर में इसको कुछ मिनटों में ही जी लेते हैं, लेकिन यूनिवर्स के लेवल पे वो अरबों खरबों साल में ये घटित होता है। इसलिए कहा गया है ना, जो शरीर में, इसको माइक्रोकोजम बोला गया है, मैक्रोकोजम, यत पिंडे तत् ब्रह्मंडे, यानी कि ब्रह्मांड का एक नक्शा माना गया है। तो ये एनर्जी का खेल है। ये एनर्जी जब खत्म होती चली जाएगी तो हम प्रलय की तरफ चले जाएंगे। प्राकृतिक खेती में क्या है कि इस एनर्जी को हम रिवाइव करना चाहते हैं। जो हमारी एनर्जी, जो अर्थ की एनर्जी खत्म होती जा रही है, हमारा पानी खत्म होता जा रहा है, हमारी जमीन की ताकत खत्म होती जा रही है, जो अवेलेबल एनर्जी थी वो खत्म होती जा रही है। एनर्जी तो यही है यूनिवर्स में, कहीं नहीं जाती, घटती बढ़ती नहीं है, टोटल सम सेम रहता है। प्रिंसिपल है ना ये एनर्जी का, कि टोटल सम तो सेम रहता है, लेकिन रूप बदल लेती है एनर्जी। आप कैसे बदल लेती है वो भी थोड़ा सा बता देता हूं आपको। कि जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल अवेलेबल एनर्जी है, उसको गाड़ी में डलवाते हैं, उसका यूज हो सकता है। अवेलेबल का मतलब यूज हो सकता है। लेकिन जब गाड़ी में डलने के बाद जब गाड़ी चला लेते हैं आप, तो उससे गाड़ी को एनर्जी मिल जाती है, गाड़ी चल जाती है, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के बाहर चली जाती है वातावरण में। वो पेट्रोल अनअवेलेबल रूप में कन्वर्ट हो गया है, अब उसका यूज नहीं कर सकते आप। इसको प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी बोलते हैं, यानी कि वो एनर्जी खर्च होगी आपकी। तो ये जब विज्ञान कहता है कि जब अर्थ की या सन की एनर्जी जब खत्म हो जाएगी तो वो प्रलय का टाइम होगा, उसका खत्म का टाइम होगा। इसलिए हम किस तरफ ले जा रहे हैं इस वातावरण को? इस अर्थ को प्रलय की तरफ ले जा रहे हैं। सिम्टम इस बार आप देख रहे हैं बारिश का। इसलिए हमें बचना है। तो उनको जो एनर्जी उसमें पहले थी, जो मदर फोर्स थी, जैसे मैंने कहा, जैसे हरित क्रांति के टाइम पे जो हमारी जमीन की ताकत थी, जो पानी की स्थिति थी, जलवायु की स्थिति थी, उसकी तरफ हमें जाना है, टुवर्ड्स द बेसिक्स, रिटर्न टुवर्ड्स द बेसिक्स। तो प्राकृतिक खेती में वो एनर्जी हमें रिवाइव करनी है। उसमें क्या होगा, हमारी अर्थ की लाइफ भी लंबी होती है, हमारी लाइफ भी लंबी होती है, और सिस्टम की लाइफ भी लंबी होती है, क्योंकि उसको हम रिवाइव कर रहे हैं दोबारा। तो ये एक एनर्जी का प्रिंसिपल है, जो प्राकृतिक खेती से हम मदद करेंगे, प्रकृति की, इस यूनिवर्स की, मानवता की मदद करेंगे हम। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, ये मैंने बताया आपको ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट। तो ये जो 4 तत्व थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, चारों को मिला के क्या बनता है? प्रोटीन। ये चारों तत्व जीवाणुओं का, सूक्ष्म जीवाणुओं का भोजन है।
ये चारों तत्व खा के सूक्ष्म जीवाणुओं का और केंचुओं का शरीर बनता है, जिसको प्रोटीन मांस बोलते हैं। जैसे दाल में प्रोटीन खाते हैं आप, या हरी खाद, हरी खाद करते हैं आप ढैंचा या मूंग की, तो पौधा हरा हो जाता है ना तुरंत। अनाज वाली फसलों में नहीं होगा, पीला पड़ेगा पौधा अगली फसल। लेकिन जब दाल वाली फसलों क्यों हरा होता है कि उसमें नाइट्रोजन होती है, प्रोटीन होता है, वो रेडीमेड फूड होता है वो। इसीलिए चारों तत्व खा के सूक्ष्म जीवाणुओं का और केंचुओं का शरीर बन जाता है, जिसको प्रोटीन मांस बोलते हैं। प्रोटीन मांस रेडीमेड फूड है पौधे के लिए, उमस है सीधा। तो ये चारों चक्कर, तो ये चारों जो ग्लोबल वार्मिंग करते हैं वहीं घूम जाते हैं, ये ऊपर आकाश में नहीं जाते हैं, क्योंकि उनका शरीर बन जाता है जीवाणुओं का। सीक्वेंस में आ गया ना वो। इसको साइंस की टर्म्स में कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। वो कार्बन था जो वहीं सीक्वेंस में आ जाता है, आकाश में नहीं जाता। कार्बन नहीं जाता तो हाइड्रोजन भी नहीं जाता, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो बंध के प्रोटीन बन जाते हैं और जो भोजन बन जाते हैं जीवाणुओं का। जीवाणु खा लेते हैं इसको, जो भी अवशेष डालते हैं, गोबर का खाद डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, जीवाणु का शरीर बन गया, प्रोटीन मांस बन गया, पौधे के लिए भोजन बन गया, उमस, उससे पौधे का शरीर बन गया, पौधे के शरीर से अवशेष वापस जमीन में आ गए, यानी कि चारों तत्व वहीं घूमेंगे ना ये। तो ग्लोबल वार्मिंग इससे नहीं होगी प्राकृतिक खेती में, या मिनिमम होगी। जबकि जैविक खेती में ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होती है। क्यों होती है? कि उसमें जो बल्क में ज़्यादा क्वांटिटी में आप गोबर का खाद वगैरह डालते हैं, तो वो उसमें से जो गैस एमिट होती हैं वो वातावरण में जाते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। एक और मोटा कंसेप्ट बता देता हूं आपको। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो रासायनिक खेती से कम ग्लोबल वार्मिंग करती है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जैविक खेती से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है। कुछ अदरवाइज कहते हैं कि केमिकल फार्मिंग से ज़्यादा होती है, कुछ कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से ज़्यादा होती है। तो क्या लॉजिक देते हैं वो लॉजिक देते हैं कि एक खेत आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग का है, दूसरा खेत आपका केमिकल फार्मिंग का है, रासायनिक खेती का। ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले में मान लो 8 क्विंटल पैदावार आती है, इसमें 24 क्विंटल पैदावार आती है। केमिकल फार्मिंग वाले में 24 क्विंटल आती है। अगर 1 एकड़ के बेस पे देखते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग इसमें कम है, ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले में। 1 एकड़ का बेस लेते हैं तो इसको बोलते हैं एरिया स्केल एमिशन। एक होता है यील्ड स्केल वेरिएशन, यील्ड स्केल एमिशन। एक होता है एरिया स्केल एमिशन, दूसरा है यील्ड स्केल एमिशन। अब अगर 1 एकड़ ही देखते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में कम ग्लोबल वार्मिंग है गैसों की, 1 एकड़ को कंपैरिजन करते हैं तो। लेकिन यील्ड स्केल, जैसे इसमें 8 क्विंटल है, इसमें 24 क्विंटल है ना, तो 24 क्विंटल के लिए 3 एकड़ चाहिए इसके ऑर्गेनिक फार्मिंग के। यील्ड ही है मेन क्राइटेरिया। तो संसार को तो यील्ड ही चाहिए ना, वर्ल्ड लेवल पे या नेशनल लेवल पे। तो इसमें जो 3 एकड़ की जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इसके 1 एकड़ से ज्यादा होगी, वैज्ञानिक ये कहते हैं। क्योंकि यील्ड का इक्विवेलेंस अगर देखते हैं हम, तो इसके 3 किले चाहिए, इसका 1 किला चाहिए 24 क्विंटल के लिए। तो अगर एरिया स्केल लेते हैं तो इसमें कम है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, अगर यील्ड स्केल लेते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज़्यादा एमिशन है, ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग है। लेकिन प्राकृतिक खेती में तो है ही नहीं। प्राकृतिक खेती में तो इतना ना तो हमें गोबर का खाद डालना, जो भी डालना है वो जीवाणुओं का भोजन है, और वो भोजन खेत में रह जाना, आपका हुमस बन जाना है, वापस फिर खेत में आ जाना अवशेष के रूप में। एक तो इस तरह से एमिशन कम होता है। दूसरा, जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी हवा में, वायुमंडल में, उसको कम करता है पौधा, भोजन बनाता है ना उससे।
कार्बन डाइऑक्साइड से तो बनाता है, उसको भी कम करता है, उसको भी जमीन में खींचता है वो। तीसरा, प्राकृतिक खेती में उमस बढ़ जाता है, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाता है आपका जमीन का। तो जो ग्लोबल वार्मिंग का असर है उसका पौधे के ऊपर कम असर होगा। फिर मानते हो, जमीन की ताकत बढ़ गई, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ गया। ऑर्गेनिक जो हुमस है ना, अपने वेट से ये कहते हैं कि 2-3 गुना पानी सोख सकता है अपने अंदर। अगर सूखा भी पड़ेगा तो पानी देता रहेगा फसल को, यानी कि वो ग्लोबल वार्मिंग में भी पौधे को सपोर्ट करेगा। नंबर 4 बात, प्राकृतिक खेती में जो लाभदायक जीवाणु हैं वो आ जाएंगे खेत में आपके में, उससे पौधे के अंदर और मिट्टी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यूनिटी आ जाएगी आपकी, उससे ही पौधा बचेगा ग्लोबल वार्मिंग से। तो 4 तरह से प्राकृतिक खेती ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में मदद करेगी आपकी। एक तरह से ये ब्लेसिंग है, जरूरत है फ्यूचर की। अब ऑर्गेनिक कार्बन का कंसेप्ट बताता हूं आपको, जो मेन आपको सीखने की भी जरूरत है, पता भी होना चाहिए। जैविक कार्बन बोलते हैं इसको। आप जो सॉइल सैंपल टेस्ट करने के लिए भेजते हैं उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की लिमिट आती है ना, फास्फोरस पोटास वगैरह की जो लिमिट आती है, तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कार्बन को देखते हैं हम। क्यों देखते हैं? ऑर्गेनिक कार्बन जमीन की ताकत को बताता है। जैसे हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन हमारी ताकत को बताता है, शरीर के स्वास्थ्य को बताता है, इसी तरह से ऑर्गेनिक कार्बन जमीन के स्वास्थ्य को बताता है। तो इसकी क्या रेंज है? इसकी रेंज क्या है? अगर ये 0.50% से कम है, 0.5% से अगर कम है खेत का ऑर्गेनिक कार्बन, तो पुअर कैटेगरी मानी जाती है खेत की, पुअर, यानी कि खेत की ताकत कमजोर है, उसमें हम खाद वगैरह डाल के ही खेती ले सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक कार्बन की लिमिट 0.50 से 0.75% तक है तो मीडियम और मानी जाती है सॉइल। अगर 0.5% से 0.25% तक है ऑर्गेनिक कार्बन तो बीच की, मीडियम, दरमियान नहीं मानी जाती हैं। और अगर 0.75% से ज्यादा है तो रिच कैटेगरी की जमीनें मानी जाती हैं। यानी कि हमें कितना चाहिए ऑर्गेनिक कार्बन? कितना चाहिए? 0.75 से ऊपर चाहिए हमें। लेकिन है कितना हमारी जमीनों का ऑर्गेनिक कार्बन? 0.5 से कम है सभी जमीनों का, एक्सेप्ट हिली एरियाज या ठंडे एरियाज। जो भी पंजाब, हरियाणा या वेस्टर्न यूपी के या प्लेन जो भी एरियाज है पूरे इंडिया में, सब में पुअर कैटेगरी है ऑर्गेनिक कार्बन की, यानी कि जमीनें खेती लायक नहीं हैं। तो ये ऑर्गेनिक कार्बन है। अब दूसरी चीज आती है कि इसको कैसे डेवलप करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं। जो ऑर्गेनिक कार्बन है ये बच्चे की तरह है, छोटा जो नवजात शिशु होता है ना, न्यू बॉर्न चाइल्ड, उसकी तरह है ये। हमें उसकी तरह रखना पड़ता है इसको, बचा के बढ़ाते हैं तब भी, बचाते हैं तब भी। क्यों है उस बच्चे की तरह? कि जो 17 पोषक तत्व हैं, कितने पोषक तत्व चाहिए फसल को? जो 17 पोषक तत्व हैं उसमें 2 पोषक तत्व ऐसे हैं, एक तो ये कार्बन जिसको ऑर्गेनिक कार्बन बोलते हैं, दूसरा नाइट्रोजन। ये 2 ही तो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। ऑर्गेनिक कार्बन से जमीन की ताकत मानी जाती है, नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। ये दोनों भगोड़े हैं, ये दोनों भगोड़े हैं, इनको मौका मिलते ही भाग जाएंगे ये। अगर आपने जमीन का मुंह नीचे की तरफ खोल दिया, नीचे भाग जाएंगे पानी के साथ, जैसे डीप फ्लोइंग बोलते हैं आप।
अगर जमीन का मुंह ऊपर की तरफ खोल दिया है, जैसे गर्मियों में आप जुताई करने लग जाते हैं तो ऊपर भाग जाएंगे वातावरण में, ये दोनों भगोड़े हैं। और जो नाइट्रोजन है वो 90% कार्बन के साथ ही जुड़ के रहता है, बंध के रहता है। कार्बन उड़ गया तो नाइट्रोजन भी उड़ जाएगा आपका। तो ये हमें एक कोशिश करके इनको बढ़ाना पड़ता है या रखना पड़ता है। अब ये क्यों भागते हैं कि जो हमारी जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे आप पंजाब हरियाणा में रहते हैं, जब भी 35 डिग्री से ज़्यादा तापमान हो जाएगा तो लगभग 45% कार्बन जमीन से उड़ जाएगा। 45% ऑर्गेनिक कार्बन जमीन से उड़ जाएगा। और 35 डिग्री तापमान तो सारे साल ही, इससे ज़्यादा सारे साल ही रहता है, 1.5 महीना 2 महीने छोड़ के। इसलिए जहाँ भी गर्म क्लाइमेट है वहाँ का ऑर्गेनिक कार्बन कम रहेगा, बढ़ाना भी मुश्किल होगा। लेकिन जैसे आप हिली एरियाज में जाते हो, जैसे हिमाचल प्रदेश में जाते हो, उत्तराखंड में जाते हो, J&K में जाते हो, वहाँ का ऑर्गेनिक कार्बन ज़्यादा मिलेगा आपको, 0.75 से 1 तक मिल जाएगा वहाँ भी आपको। और अगर यूरोप में जाएंगे जहाँ ठंड रहती है, वहाँ का ऑर्गेनिक कार्बन 2-3% भी मिल जाएगा आपको। यानी कि टेम्परेचर के साथ बहुत गहरा रिलेशन हो गया ना। इसीलिए टेम्परेचर जब बढ़ता है तो फसल की पैदावार भी गिरती है, जमीन की ताकत घटती है। जैसे फरवरी मार्च में तापमान बढ़ जाता है तो गेहूं की पैदावार घट जाती है ना आपकी। या ज़्यादा तापमान में आप मान लो कुछ डाइट ले लिया आपने, 1 किलो दूध पी लिया, 1 किलो दूध पी के आप खेत में काम करने लग गए कस्सी लेके। अगर ठंडा मौसम है 2 घंटे काम कर दोगे, गर्म मौसम है तो 1 घंटे में थक जाएंगे आप। ये हमारे फूड को तोड़ देती है गर्मी, कंजर्व नहीं रहती, एसिमिलेशन नहीं रहती, फूड टूट जाता है। यही पौधे के अंदर होता है। पौधे के अंदर 2 प्रोसेस होते हैं, एक फोटोसिंथेसिस, दूसरा रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में भोजन बनता है, रेस्पिरेशन में भोजन टूटता है। अगर भोजन टूटेगा नहीं तो पौधे की ग्रोथ नहीं होगी, उससे एनर्जी रिलीज होती है। जैसे पेट्रोल से बताया ना मैंने, तो जो खाना बनाया है रेस्पिरेशन में टूटेगा, उससे एनर्जी रिलीज होगी, उससे आपके पत्ते, दाने, रूट्स वगैरह बनेंगे आपके। तो अगर गर्मी बढ़ जाती है फरवरी मार्च में तो रेस्पिरेशन बढ़ जाता है आपका, फोटो रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। तो उसमें जो खाना पौधे के अंदर कम जमा होता है, ज़्यादा टूट गया ना टेम्परेचर की, इसलिए यील्ड कम हो जाती है। वो उसको नेट एसिमिलेशन रेट बोलते हैं। नेट कितनी एसिमिलेशन हुई है वो यील्ड में कन्वर्ट होता है फिर आपका। यानी कि जो गर्मी है, गर्म के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वहाँ ऑर्गेनिक कार्बन को बनाए रखना एक चैलेंज आपके सामने। लेकिन प्राकृतिक खेती में ये कोई विशेष एक चैलेंज नहीं है, अगर हम इसमें एक पैकेज को अडॉप्ट कर लें। प्राकृतिक खेती में आप 0.25% से 1% आराम से मेंटेन कर सकते हो। यहाँ खेत ऐसे भी हैं जो 1.25 और 1.5% तक भी चले गए हैं। तो प्राकृतिक खेती में एक पैकेज अगर आप, क्योंकि उसमें जीवाणु बढ़ते रहेंगे और जैविक ऑर्गेनिक कार्बन बनता रहेगा। तो अब एक टर्म आती है ह्यूमस। एक होता है ऑर्गेनिक कार्बन, दूसरा होता है ह्यूमस। ये क्या होता है? अपशिष्ट तो ऑर्गेनिक मैटर होता है। जैसे आप अवशेष वगैरह डालते हैं ना खेत में, या कोई दूसरी चीज़ जैसे ऑर्गेनिक मैटर खेत में ऐड करेंगे आप, जी जी जी। तो इसमें ह्यूमस क्या है, ऑर्गेनिक कार्बन क्या है? जब हम सॉइल टेस्ट करवाते हैं तो उसमें टोटल ऑर्गेनिक कार्बन आता है आपका, ह्यूमस नहीं होता उसमें, हो भी नहीं सकता, वो उसकी मेजरमेंट नहीं होती। ये जो ऑर्गेनिक कार्बन है, जब हम
खेत में कुछ डालते हैं, गोबर का खाद डालते हैं या अवशेष डालते हैं या हरी खाद करते हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर हुआ ना ये, इनको जीवाणु खाने लगते हैं। जो इनमें 4 एलिमेंट मैंने बताए, अगर अनाज वाली फसल है तो उसमें मुख्य रूप से CHO होंगे, और अगर प्रोटीन दाल वाली है तो उसमें नाइट्रोजन भी होगा सफिशिएंट क्वांटिटी। तो जो अनाज वाली फसलें होती हैं, सीरियल्स बोलते हैं इनको, इसका CN रेशियो कितना होता है? CN रेशियो, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, लगभग 80-90:1 होता है। यानी कि 80-90 कार्बन होता है, एक उसमें हिस्सा नाइट्रोजन होता है। ये अनाज वाली फसलें जैसे धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा आ गया आपके। अगर दाल वाली फसलें हैं, लेग्यूम्स हैं, इनका होता है 20-30:1 CN रेशियो। जो गोबर की खाद डालते हैं उसका भी लगभग यही होता है। तो जब हम खेत में मिलाते हैं ना अवशेष, मान लो धान और गेहूं के अवशेष मिला दिए, तो वो धीरे धीरे गलते हैं, यानी कि जो जीवाणु हैं वो इनको खा नहीं पाते हैं। लेकिन दालों में जो नाइट्रोजन कंटेंट है ये बढ़ जाता है ना, इसमें तो 20-30 यूनिट के बाद 1 यूनिट है, इसमें 80-90 के बाद 1 यूनिट है, तो टोटल नेट नाइट्रोजन कंटेंट तो लेग्यूम में ज्यादा हुआ ना। तो जहां नाइट्रोजन ज्यादा है यहां डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाएगी, यहाँ फूड अवेलेबिलिटी जल्दी हो जाएगी। जैसे हम हरी खाद करते हैं तो धान का पौधा तुरंत हरा होने लग जाता है आपका, लेकिन अगर अवशेष हैं तो धान का पौधा पीला होगा आपका, हरा नहीं होगा। तो जब माइक्रोब्स इनको खाने लगते हैं, इनके जो लिंक हैं, जो बॉन्ड्स हैं, उनको खाते हैं, तो खाते खाते इनमें जो CN रेशियो है वो 10-12:1 तक आ जाता है। इनकी जो लंबी चेन थी उनको खा के, और जब CN रेशियो 10-12:1 रह जाता है, कार्बन 10-12 तक, नाइट्रोजन 1, तो ये ह्यूमस बन जाता है। इट मीन्स ये रेडीमेड फूड है प्लांट के लिए, ये रेडीमेड फूड है प्लांट के लिए। ये स्टेबल कार्बन माना जाता है, बाकी अनस्टेबल सारा जो टोटल ऑर्गेनिक कार्बन आया ना आपका टेस्ट में, उसमें अनस्टेबल ज्यादा होता है, स्टेबल बहुत कम होता है। तो जो ह्यूमस होता है इसमें ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड होते हैं, इनको स्टेबल कार्बन में माना जाता है, रेडीमेड फूड है ये। अब थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल देकर समझाता हूं आपको। मान लो किचन में आपका सारा सामान है, आटा है, गैस है, सब्जी है, नमक, मिर्च, सब चीजें आपके पास, लेकिन खाना नहीं आपके पास। जब किचन में आदमी जाता है, सब्जी काटता है, आटा गूंथता है और खाना पूरा तैयार करता है, थाली में जो खाना आता है वो ह्यूमस है, रेडीमेड फूड। वही चीजें पहले भी थी रसोई में तो, लेकिन रेडीमेड तो नहीं था। इसी तरह ऑर्गेनिक कार्बन चीज वही है, ह्यूमस वाली, ह्यूमस में चीज वही है। डीकंपोजिशन का लास्ट फेज है ये, जो हमने खेत में डाल लिया ना ऑर्गेनिक मैटर, जब वो डीकंपोज होता लास्ट फेज आ जाती है, तो जब CN रेशियो 10-10:1 रह जाता है तो वो ह्यूमस आपका रेडीमेड फूड है, जैसे आपका थाली में खाना आ गया। तो ये डिफरेंस है। तो इसमें जो आपके जीवाणु मरते हैं, जो जीवाणु का शरीर है, केंचुए मरते हैं, या केंचुए की जो एक्सक्रीटा आती है, वो सारा ह्यूमस है, रेडीमेड फूड है। वो मरते हैं तो ह्यूमस बन जाता है खेत में, ऑर्गेनिक कार्बन का हिस्सा बन जाता है वो। इसलिए इसमें वैज्ञानिक या दूसरे आदमी कहते हैं भाई इतनी जल्दी ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़ सकता है, संभव नहीं है। ये इसीलिए संभव है कि हम इसमें ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने पर जोर नहीं दे रहे, हम इसमें जीवाणु बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। जीवाणु बढ़ाएंगे तो केंचुए बढ़ जाएंगे, और जब वो उनका डिके होता है तो वो टोटलिटी में एक तरह से ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए बहुत जल्दी 1-2 साल में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ने के रिजल्ट मिलने लग जाते हैं हमारे को, इसलिए इसमें रिजल्ट आते हैं। तो अब दूसरा कंसेप्ट आता है नाइट्रोजन का।
ये ग्लोबल वार्मिंग का समझ में आ गया आपका कि इसमें क्यों मिनिमम है, दूसरे सिस्टम में क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसमें सारा जो गैसें हैं ना वो वहीं घूम जाती हैं सारी की सारी आपकी। प्रकृति में स्वतः उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन जो इसमें यूज होते हैं प्राकृतिक खेती में, हम जो प्रेजेंटली यूज कर रहे हैं वो धरती है, वो भी प्राकृतिक संसाधन है, पानी है वो भी प्राकृतिक संसाधन है, या जलवायु, उनको नहीं, इसमें ये दूसरे हैं जो हम इसमें प्राकृतिक खेती में यूज करना चाहते हैं। एक तो सबसे पहला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वातावरण में भरपूर आपकी कितनी है? 78%। लेकिन जमीन में इसी की कमी है सबसे ज्यादा। 17 पोषक तत्वों में किसकी सबसे ज्यादा खपत है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को छोड़ के, क्योंकि वो तो अपने आप अवेलेबल हो जाते हैं खेत में, वातावरण से अपने आप वो भरे पड़े हैं उसमें सिस्टम में। बाकी में सबसे ज़्यादा खपत किसकी है? नाइट्रोजन की, जो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए। क्यों चाहिए? पहला क्वेश्चन उठता है जी नाइट्रोजन ही क्यों चाहिए ज़्यादा मात्रा में? क्योंकि वो हर सेल में भरी हुई है, वो डीएनए का पार्ट है, वो प्रोटीन का पार्ट है। पौधे के अंदर जो हरा रंग होता है क्लोरोफिल, उसी की वजह से तो पौधे में भोजन बनता है, जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, उस क्लोरोफिल का पार्ट है नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। तो कार्बोहाइड्रेट की भी इसी की वजह से बने, प्रोटीन भी इसी की वजह से बने। प्रोटीन बनते हैं अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड बनते हैं नाइट्रोजन से। तो अमीनो एसिड को हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब समझते हो? जैसे इस बिल्डिंग में ईंटें हैं, इन ईंटों को निकाल देंगे तो बिल्डिंग का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। इसी तरह नाइट्रोजन, जो अमीनो एसिड है हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और एंजाइम तो 100% प्रोटीन है, नाइट्रोजन से बनते हैं। एंजाइम के बगैर कोई केमिकल नहीं बन सकता आपका। तो नाइट्रोजन एक एक सेल में जरूरत है उसकी, फोटोसिंथेसिस की भी जरूरत है, प्रोटीन की भी, कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए भी, फैट्स के लिए भी नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए डीएनए का पार्ट होने की वजह से उसकी फिर हर सेल के अंदर मौजूदगी है, इसलिए सबसे ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है। तो इसकी जरूरत पौधों को जरूरत पड़ेगी, आदमी को जरूरत पड़ेगी, तो जमीन से जब जरूरत ज्यादा पड़ेगी तो जमीन से सबसे ज्यादा इसी को लिया जाएगा। इसलिए 17 पोषक तत्वों में जो 14 बच गए बाकी के, उसमें नाइट्रोजन की खपत सबसे ज्यादा है। ये आपकी क्विंटल में डालने पड़ते हैं आपको। जबकि दूसरे जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जैसे जिंक वगैरह, आयरन वगैरह है, ये ग्रामों में चाहिए फसल को। जिंक कितना डालते हैं किले में? 10 किलो, या नमक वगैरह में 20 किलो। लेकिन फसल को तो सारा 100, 150, 200 ग्राम चाहिए। यानी कि जो सूक्ष्म तत्व हैं वो ग्रामों में चाहिए, बाकी के जो तत्व हैं वो किलो में या क्विंटल में चाहिए आपको। इसलिए नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाइट्रोजन शरीर के लिए, पौधों के लिए, जमीन के लिए, डीकंपोजिशन के लिए। जैसे आप साइलेज तैयार करते हो, क्या होता है साइलेज? जो चारा, अचार बोलते हैं पशुओं के लिए। जैसे मक्की वगैरह आप बारीक करके सुखा के उसमें थोड़ा सा यूरिया वगैरह डालते हैं, कुछ गुड़ वगैरह डालते हैं। वो इसीलिए डालते हैं कि उसमें नाइट्रोजन कंटेंट, क्योंकि जो उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, मेन तो मक्की में सीरियल है, नाइट्रोजन वाली चीज़ उसमें इसीलिए डालते हैं कि उसमें जल्दी वो सड़ जाए या नरम हो जाए, गल जाए, और पौधा जब खाए तो उसमें न्यूट्रिशन मिले पौधे को तुरंत, जैसे धान को पौधे को मिलता है। इसलिए नाइट्रोजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर स्टेप पे चाहिए। आप चाहे आपके बाल बनने, चाहे नाखून बनना, कुछ भी बनना, आपका कोई भी प्रोसेस होना है, एंजाइम तो चाहिए। एंजाइम ही तो केमिकल बनाएंगे, हार्मोन तो चाहिए। सभी में नाइट्रोजन का रोल है, सभी में जीवाणुओं का रोल है। तो इसमें हम नाइट्रोजन को जीवाणुओं के द्वारा ही खींचेंगे इस 78% को। तो अब नाइट्रोजन का जो मैंने बात बताया कि ये अमृत है, क्योंकि जरूरत है, एक एक सेल को जरूरत है।
लेकिन ये जहर भी है। जहर किस तरह से है कि जब नाइट्रोजन वाले खाद तैयार करते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है फैक्ट्री में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए होता है, बार बार प्रेशर की जरूरत पड़ती है उसमें। उसमें भी ग्लोबल वार्मिंग की गैस एमिट होती है वातावरण में, बनाते हुए भी। अब आपके पास यूरिया बन के आपके हाथ में आ गया, वो किसान के हाथ में आ गया है। अब किसान उसको खेत में डालेगा। अब खेत में डालेगा, जैसे यूरिया को डालेगा, तो यूरिया में नाइट्रोजन कितनी है? 46%। ये जो 54% बच गया, ये क्या है? इसको इनर्ट मटेरियल बोलते हैं, इनर्ट, व्यर्थ का, जो नाइट्रोजन को बांधने के लिए यूज होता है। तो ये जो इनर्ट मटेरियल है, ये खेत में जो आपका पोर स्पेस वगैरह है, जो कैपिलरीज वगैरह हैं, उनको ब्लॉक करने का काम करता है ये। और हम तो यूरिया भी ज़्यादा डालने लगे, 5-5, 7-7 कट्टे आलू आपने लेना है, जल्दी पकाना है आपने, सब्जियां जल्दी पकानी है, तो यूरिया डीएपी भरते हैं आप खेत में, गन्ने में डीएपी भरते हैं आप खेत में। तो जो इनर्ट मटेरियल है, जब यूरिया खेत में डलता है, तो सबसे पहले ये जाते ही जो इनर्ट मटेरियल है, ये आपके पोर स्पेस को बंद करेगा, जिसमें हवा रहती है। इसीलिए ज़मीनें आपकी हार्ड होती चली गई हैं। हम कहते हैं ना कि मशीनरी की वजह से हार्ड हुई हैं, वो पूरी सच्चाई नहीं है। मशीनरी आपके खेत में कितनी बार एंटर होती है? साल में 2 बार ही। लेकिन ये तो जो केमिकल डलते हैं, पेस्टिसाइड डलते हैं, सारे साल ही चलते रहते हैं ये तो ये उनको ब्लॉक करेगा, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो आपकी नाइट्रोजन डली है 46%, ये नाइट्रोजन कितनी होती है इसकी? पौधा कितनी लेता है? 1/3। अगर 100 किलो डाल लिया तो पौधे ने तो 30, 32, 35 किलो ही प्रयोग करनी है। बाकी तो जमीन में आपके रिलीज होनी है सॉइल सॉल्यूशन में, या सॉइल के ऊपर, माइसील के ऊपर एडजॉर्ब होनी है अमोनियम के रूप में। तो एकदम से जो है रिलीज होगी ना सॉइल के अंदर, तो ये जीवाणुओं के लिए पॉइजन है, सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए, केंचुओं के लिए। केंचुए के ऊपर थोड़ा सा यूरिया का घोल डाल दीजिए आप, सेकंडों में जाएगा वो तड़प के। प्रोटीन मांस है, रेडीमेड फूड है, इसलिए पक्षी उठाते हैं इनको, केंचुओं को, रेडीमेड फूड है। ये भी रेफरेंस आते हैं कि सूखे में जब भोजन की कमी हुई तो केंचुओं को खाया गया है, क्योंकि प्रोटीन मांस है, फूड है, रेडीमेड फूड है। तो ये जब सॉइल सॉल्यूशन में आएगा जो नाइट्रोजन, तो आपके जीवाणुओं को, केंचुओं को मारेगा, तो आपकी ज़मीन सख्त होंगी कि नहीं होंगी? पोर स्पेस बंद हो गया आपके। जो ज़मीन को शैलो करते हैं, पोली करते हैं, जो अड़की करते हैं ज़मीन को, जो ऑर्गेनिक कार्बन ऐड करते हैं, वो भी खत्म कर दिया आपने, भारी होगी ज़मीनें। तो इसमें ये बोलते हैं कि उसकी बल्क डेंसिटी बढ़ जाती है, यानी कि वेट पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाता है ज़मीन का, जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन ज़्यादा हो ना। हल्की होती है ना ज़मीनें, गोबर का खाद हल्का होता है ना, केंचुए खाद मिट्टी से हल्का होता है ना, इसीलिए होता है कि उसमें ऑर्गेनिक कार्बन ज़्यादा होता है। तो मिट्टी में जब ये चीज़ें खत्म होती चली जाएंगी, हार्ड होती चली जाएंगी, भारी होती चली जाएंगी, पोर स्पेस खत्म होता चला जाएगा, पानी पीने की क्षमता खत्म हो जाएगी, तो यहाँ भी नाइट्रोजन उसको, ज़मीन को खराब करता है, जीवाणुओं को मारता है। अब मान लो आपने नाइट्रोजन खेत में डाल दिया है, बैग इसमें डाल रहे हैं हम, तो इसका मैं टॉक्सिक इफेक्ट बताता हूँ। एक तो मैंने बताया कि अमृत भी है। अमृत क्यों है? कि हर सेल को चाहिए, इसके बगैर ग्रोथ नहीं पॉसिबल है, जबकि सारे तत्व चाहिए ग्रोथ में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है, और इसके लिए ही हमें सबसे ज़्यादा डालनी पड़ती है ये। अब खेत में हमने जैसे नाइट्रोजन डाल दी ज़्यादा, तो जब चारा है, जैसे फसल है, उसके अंदर नाइट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो ये एनिमल हस्बेंड्री में इसको नाइट्रेट टॉक्सिसिटी बोलते हैं, नाइट्रेट टॉक्सिसिटी। यानी कि चारे के अंदर नाइट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो नाइट्रेट टॉक्सिसिटी हो जाती है, और पशु बीमार होता है इससे।
गलघोटू टाइप, सांस लेने में डिफिकल्टी, आदमी में बढ़ जाती है तो वोमिटिंग टाइप या कैंसर डायबिटीज टाइप। शरीर में यूरिया नहीं बढ़ता क्या, यूरिक एसिड, यूरिया, उससे किडनी प्रभावित होती है, उससे डायबिटीज होती है। कोई भी बीमारी ऐसी नहीं जो नाइट्रोजन नहीं कर सकती अगर एक्सेस में होगी तो शरीर में, और हम तो एक्सेस में ही खा रहे हैं। तो कोई भी शरीर की बीमारी नहीं है जो ये पैदा नहीं करती अगर एक्सेस में ले रहे हैं तो हम, और वो एक्सेस में हर आदमी ले रहा है, जरूरत से ज़्यादा इम्बैलेंस भी जा रहे हैं उसमें। तो ये तो हुआ इसका दूसरा पहलू। एक तो वो पहलू था कि ये अमृत भी है लेकिन ये हानिकारक भी है, ये इसका दूसरा पहलू है। और भी हानिकारक कैसे है ये, और भी हानिकारक क्यों है ये कि इसका जो नाइट्रोजन का जो बेसिक नेचर है वो एक्सप्लोजिव है। एक्सप्लोजिव का मतलब विस्फोटक। अगर ये अधिक मात्रा में ली जाएगी तो विस्फोटक हो जाती है, क्योंकि ये जो मटेरियल था ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था आपका, कब हुआ था, 1939 से 1945 तक। उसका जो एक्सप्लोजिव मटेरियल बच गया था उसको TNT कहते हैं, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग था वो ज़्यादा बच जाता है। एक DDT बच जाती है जो मच्छरों में मारने के लिए यूज़ करी जाती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मलेरिया हो जाता था सैनिकों को, जब दलदल में गए ना, रशिया वगैरह के दलदल में गए तो सैनिक बीमार पड़ गए, वहाँ DDT की खोज हुई थी। एक तो अमोनियम, दूसरा नाइट्रेट। पौधा तभी लेगा जब ये सबसे पहले नाइट्रेट को लेगा, पौधा प्रीफर करेगा। कुछ पौधे धान जैसे अमोनियम को ले लेते हैं, लेकिन बाद में अमोनियम क्या है कि मिट्टी के ऊपर एडजॉर्ब हो जाता है। जैसे कले होती है ना, चिकनी मिट्टी ज़्यादा हो तो उसके ऊपर बैठ जाता है। ये मिट्टी का माइनस चार्ज होता है, कले का क्या चार्ज होता है, जो कले का ये माइसील है इस पे माइनस चार्ज होता है। अमोनियम क्या है, प्लस चार्ज है। तो जब जमीन में रिलीज होगा तो इसके कले के ऊपर बैठ जाता है ये अमोनियम। नाइट्रेट सॉइल सॉल्यूशन में आ जाता है, सॉइल सॉल्यूशन वाले को पौधा ले पाता है, इसलिए नाइट्रेट पहले यूज होता है। जब नाइट्रेट खत्म हो जाएगा तो ये जो अमोनियम है ये आने लग जाएगा सॉइल सॉल्यूशन में। तो पौधा दो तरह से लेता है, अमोनियम या नाइट्रेट के रूप में। और अमोनियम नाइट्रेट किस चीज का फार्मूला है, RDX का। क्या होता है RDX, जिससे आतंकवादी विस्फोटक बनाते हैं, विस्फोट करते हैं। यानी कि देखो अमोनियम नाइट्रेट कहाँ ज़रूरत थी कहाँ पहुँच गया आपका, और हम ज़मीन में भर रहे हैं इसको। तो क्या खा रहे हैं आप, विस्फोटक, RDX। परिवार में क्या आ गया, विस्फोट। समाज में क्या आ गया, विस्फोट। मैं एक बात बोल देता हूँ कि परिवार की शांति से लेकर आतंकवाद तक की समस्या में शामिल है इस चीज़, ये चीज़। इनडायरेक्ट तौर पे कहूँगा कि जो सॉइल हेल्थ है, धरती को माँ वैसे नहीं कहा गया है। धरती का स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो समाज का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। माँ का स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो बच्चा जो गर्भ में उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, इसलिए धरती को माँ बोला गया है। और धरती के स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का जो एक्सेस यूज है, इम्बैलेंस यूज है, ये हर तरह की समस्या में कहता हूँ, परिवारों से लेकर आतंकवाद तक की समस्या में शामिल है ये चीज़। तो प्राकृतिक खेती में ये चीज़ है ही नहीं। इसमें जो यूज है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज है, और वो भी जीवाणुओं के अंदर से है, ना उसमें इनर्ट मटेरियल है ना उसमें एक्सेस है। अब नाइट्रोजन ने क्यों बीमारियां पैदा हो गई, एक तो नाइट्रोजन इटसेल्फ कार्सिनोजेनिक है, कैंसर पैदा
करने का प्रीकर्सर माना जाता है इसको। दूसरा, नाइट्रोजन अगर ज़्यादा यूज करोगे तो इम्बैलेंस हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स का। एक न्यूट्रिएंट ज़्यादा डाल रहे तो इम्बैलेंस हो गया ना आपका, एक को ज़्यादा स्पेस दे दिया, दूसरे का घटता चला जाएगा। तीसरा, नाइट्रोजन ज़्यादा डाल दिया है तो फसल में कीड़े बीमारियां ज़्यादा आ जाएंगी। जहाँ नाइट्रोजन ज़्यादा पड़ेगी खेत में, वहीं से कीड़े बीमारी शुरू होते हैं आपके, उसी पैच से। पेस्टिसाइड बढ़ गए आपके, वो पेस्टिसाइड भी लगभग काफ़ी उनमें से कार्सिनोजेनिक हैं, बीमारियां पैदा करते हैं। तो नाइट्रोजन की वजह से तीन चीज़ें, एक तो एक्सेस नाइट्रोजन इटसेल्फ, दूसरा इम्बैलेंस, तीसरा एक्सेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड इसकी वजह से। अगर इम्बैलेंस हुआ तो डिजीज भी बढ़ेंगी, नाइट्रोजन ज़्यादा हुआ डिजीज बढ़ेंगे, कीड़े बढ़ेंगे, पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज होगा। इसलिए जहाँ भी ज़्यादा, जहाँ भी कॉटन के एरिया हैं, इरीगेटेड कॉटन सिस्टम, मैं रेनफेड की नहीं बात कर रहा, इरीगेटेड में ज़्यादा यूज हो रहे हैं, जहाँ भी धान के एरिए हैं, जहाँ भी ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, वहाँ परिवार ही खाली नहीं है। कैंसर जैसे, डायबिटीज़ जैसी चीज़ें, बीमारियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो इन चीज़ों को सुधारने के लिए, इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए आपको प्राकृतिक खेती की ज़रूरत है या नहीं। तो अब ये नाइट्रोजन का मैंने बताया सारा। अब इस नाइट्रोजन को ज़मीन में कैसे लाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा चाहिए ये। तो इसको ज़मीन में लाने के दो साधन हैं। एक तो यह है कि जैसे बारिश से पहले बिजली चमकती है आपकी, उसमें वातावरण की थोड़ी बहुत नाइट्रोजन टूट जाती है, HNO में कन्वर्ट हो जाती है, या कभी कभी HNO3 नाइट्रिक एसिड कहते हैं ना, एसिड रेन आ गई, जहाँ इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं वहाँ एसिड रेन आ जाती हैं। तो कुछ नाइट्रोजन टूटती है, वो बारिश के साथ ज़मीन में आती है। कहते हैं ना पहली बारिश के बाद पौधे हरे हो जाते हैं, लेकिन उससे ज़रूरत तो पूरी नहीं होती नाइट्रोजन की फसल की। तो दूसरा, सिर्फ एक जो कुदरत ने जो कैपेबिलिटी दी है वो माइक्रोब्स को दी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दी है। सबसे सीधा उदाहरण जो आप जानते हो, उदाहरण बताओ कि नाइट्रोजन, कौन सा जीवाणु है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है जमीन में? राइजोबियम। गुड। तो अब राइजोबियम से मैं समझाता हूं आपको। राइजोबियम स्पीशी होती है, ये हर दाल में अलग अलग होती है। मान लो मूंग है, चना है, ढैंचा है। मूंग की जड़ पे जो राइजोबियम है ये बैठ जाता है और जड़ पे ग्रंथि बनाता है। ये नाइट्रोजन की ग्रंथि होती है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भरी है उसको खींच के पौधे की जड़ पे बैठा देता है, स्थिर कर देता है। अब मुझे ये बताओ कि कोई भी फसल है, कोई भी फसल 1-1.5 बैग यूरिया से कम लेती है क्या? कोई भी फसल नहीं लेती ना, कम से कम मानोगे। अब जिस फसल की जड़ पे ये बैठा है उसकी 1-1.5 बैग यूरिया तो पूरी कर दी, इसने पूर्ति कर दी। जिस फसल की जड़ पे बैठा है 1-1.5 बैग यूरिया तो उसकी पूर्ति कर दी। उस फसल के बाद जो दूसरी फसल आएगी 1-1.5 बैग कम से कम उसकी पूर्ति करता है ये। उदाहरण के तौर पे मान लो आपने ढैंचा की हरी खाद करी है, मूंग की हरी खाद करी है, उड़द की, तो आपको बासमती धान में खाद की, यूरिया की जरूरत नहीं पड़ती ना। तो कम से कम 1-1.5-2 बैग यूरिया, तो 2 बैग से कम यूरिया तो उसमें नहीं डालता किसान, बासमती में भी। 1-1.5 यूरिया उस फसल की पूर्ति करी है, 1.5 से 2 बैग यूरिया अगली फसल की पूर्ति करी है, तो 3-3.5 बैग यूरिया तो अकेले राइजोबियम में पूर्ति कर दी आपकी। इस तरह के तो बहुत से जीवाणु, जैसे ये तो मैंने एक राइजोबियम का बताया आपको। दूसरा बताता हूं मैं आपको, अजोटोबैक्टर। इसके बारे में जानते हो ना, अजोटोबैक्टर।
इसके कल्चर से अनाज की फसलों को लगाते हैं इसमें आप। राइजोबियम तो दालों में था, इसको आप ट्रीट करते हो अनाज की फसलों को। अजोटोबैक्टर कहीं भी, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया कहीं भी नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है, लेकिन जो पौधे की जड़ें हैं वहां विशेष तौर पर फिक्स करता है। ये पौधे की जड़ों के आसपास क्यों करता है कि पौधा जड़ों के द्वारा इनको भोजन देता है। जड़ों में जो, पत्तों में, पौधे के में जो भोजन बनता है, जो खाना बनता है, उसका लगभग 1/3 पौधा जड़ों में भेज देता है जड़ों के विकास के लिए। और उन जड़ों में से जो तत्व हैं वो बाहर भी निकल जाते हैं काफी। जो जड़ों के ऊपर बैठा, जैसे राइजोबियम है, माइकोराइजा है, या जड़ों के आसपास उस वातावरण में जो भी है, अजोटोबैक्टर है या एजोस्पिरिलम जैसे हैं, उनको पौधा पालता है, उनको फूड देता है। तो ये फिक्स करता है अलग से अजोटोबैक्टर। तीसरा है एजोस्पिरिलम। एजोस्पिरिलम ये जो राइजोस्फीयर होता है ना, राइजोस्फीयर क्या होता है? पौधे की जड़ों का वातावरण, जड़ों की विसिनिटी का वातावरण, ये वहां नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो ये भी नाइट्रोजन फिक्स करता है। इसके अलावा और भी है, जैसे बिजरैंकिया है, वुडी प्लांट्स में फ्रैंकिया है बायोलॉजिकल में। अब जीवाणु ऐसे भी बहुत हैं जो पानी के अंदर भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। जैसे धान की फसल आपकी, कोई भी जगह हो, चाहे यहां से सैंपल उठाओ, यहां से सैंपल उठाओ, हवा में सैंपल उठाओ, पानी में सैंपल उठाओ, बर्फ के नीचे सैंपल उठाओ, पहाड़ों पे जिसमें हजारों साल से बर्फ जमी हुई है, वहां जीवाणु मिलेंगे आपको। तो जीवाणु की मैक्सिमम एज मिली है ना, वो बर्फ के नीचे 30 करोड़ साल की मिली है एज। और जो हमारे खेत में जीवाणु होते हैं वो हर 10 से 20 मिनट में डबल हो जाते हैं, साथ के साथ मरते भी हैं। 10 से 20 मिनट में डबल हो जाते हैं। तो जितने डबल होंगे, जितने मरेंगे, उतना ही ऑर्गेनिक कार्बन जुड़ता चला जाएगा, खेत उमस बढ़ता चला जाएगा। यानी कि कोई भी जगह खाली नहीं है एक्सेप्ट फायर, आग को छोड़ के कोई भी जगह खाली नहीं है जहां माइक्रोब नहीं होती है। इसका मतलब निकलता है कि प्राकृतिक खेती कहीं भी संभव है जहां भी माइक्रोब है। ये भी हो सकता है फ्यूचर में हवा में आपकी फसल होने लग जाएगी, माइक्रोब की मदद से हो सकता है, पॉसिबिलिटी। क्योंकि माइक्रोब ही हैं तो जो नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं आपको। उसको मीडियम दे दो क्रॉप को, बाकी माइक्रोब पे छोड़ दो। प्राकृतिक खेती में सारा काम माइक्रोब करते हैं आपके, खाद का, दवाइयों का, हर चीज का, नमक से बचाने का, कीड़े बीमारी से बचाने का माइक्रोब ही करते हैं। हार्मोन का, एंजाइम का माइक्रोब ही करते हैं। तो जैसे दूसरे जीवाणु में बताऊं, धान की फसल में एक जीवाणु होता है क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम स्पीसी, ये पानी में रहता है, एनएरोब बोलते हैं इसको। एक होता है एरोब जो हवा में रहता है, दूसरा होता है एनएरोब जिसको हवा की भी जरूरत नहीं है। तो ये क्लोस्ट्रीडियम पानी में भी नाइट्रोजन फिक्स कर देता है धान जैसी फसलों में, और इतनी नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लिटरेचर बताता है कि ये 500 से 1000 किलो नाइट्रोजन तक फिक्स कर देता है। रिसर्च पेपर है कैनेडियन जर्नल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में। ये मेरे लिए क्वेश्चन बन गया था, क्वेश्चन मार्क हो गया था
क्यों हो गया था कि जो मैं ऑर्गेनिक कार्बन जब एनालिसिस करवा रहा था सैंपलों के, यहाँ के फार्म के, तो कुछ खेतों का ऑर्गेनिक कार्बन मेरे सोचने से काफ़ी ज़्यादा आ गया। मेरा जो विचार था, जो साइंटिफिक एक्सपेक्टेशन से उनके अपोजिट आ गया। कैसे हुआ कि जो खेत इधर के हैं, आप देखे आज फार्म विजिट हो गया आपकी, जिधर से आपकी एंट्री हुई थी ना, जहाँ गन्ना सब्जियां वगैरह थी, इन खेतों का ऑर्गेनिक कार्बन मेरे हिसाब से ज़्यादा बढ़ना चाहिए था, क्योंकि यहाँ एरोबिक कंडीशन रहती हैं। इससे आगे धान गेहूं के खेत आ जाते हैं, गन्ने से आगे या सड़क से पार। लेकिन मेरे रिजल्ट में क्या हुआ कि जहां धान गेहूं फसल चक्कर था, वहां का जैविक कार्बन ज़्यादा बढ़ गया, और मिलता जुलता नहीं, काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफरेंस, काफ़ी। वो दिखाऊंगा डाटा में आपको, मेरी सोच के अगेंस्ट। क्योंकि मैं देखता था बचपन में खेत को नड़ाते थे ना, ओइंग करते थे जब कसोले वगैरह से, तो नड़ाने के बाद पौधे हरे होने लग जाते थे। तो मेरा विचार ये था कि यहाँ जैविक कार्बन ज़्यादा बढ़ना चाहिए, यहाँ हवा का पोर्शन ज़्यादा है, जीवाणु मेरे हिसाब से तो हवा के ही सोचता था मैं तो। लेकिन मुझे तो बाद में पता चला कि जो पशु के अंदर, गाय के अंदर से आते हैं, लगभग एनएरोब होते हैं। एरोब तो हम मिट्टी से डालते हैं उसमें, या जो खेत में है उनको मल्टीप्लाई करते हैं जीवामृत गंजीवामृत देके। तो मेरे को लिटरेचर में जाना पड़ा इस चीज़ को देखने के लिए। रिजल्ट भी ऐसे थे, मैं उसको ऐसे वैसे सोच के इग्नोर नहीं कर सकता था। तो उसमें मुझे रिसर्च पेपर मिले, उसमें क्या था, धान की कंडीशन में क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम, क्लोस्ट्रीडियम की स्पीसी है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम। ये पानी में नाइट्रोजन फिक्स करती है। इसने जो एक्सपेरिमेंट किए गए वो इस तरह से किए गए कि जैसे राइस में सबमर्सिबल कंडीशन होती है ना, पानी भरा रहता है, वो भी कंडीशन ले ली। एक एरोबिक कंडीशन भी ले ली जिसमें पानी सूख जाता है आपका। ऐसी कंडीशन भी ले ली जिसमें कभी पानी भर जाता है, कभी सूख जाता है। तो धान में 3-3, 4-4 सतर पे नाइट्रोजन फिक्स होती है। तो पानी वाले अलग करते हैं, हवा वाले अलग करते हैं, जैसे अजोटोबैक्टर एजोस्पिरिलम आ गया आपके, और जो बीच की अवस्था है उसमें अलग करते हैं। उसको फैकल्टेटिव एनारोब बोलते हैं उसको, यानी कि हवा मिल गई तो भी कर देंगे, नहीं मिली तो भी कर देंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया वैज्ञानिकों ने, ये 3 कंडीशन धान वाली ले ली। लेकिन एक चीज में यहां स्पेशल बताना चाहूंगा कि इनको भोजन देना पड़ता है मल्टीप्लाई करने के लिए आपको। जैसे जीवामृत में क्या डालते हैं आप, गुड़, बेसन, गोबर, भोजन दे रहे हैं। खेत में भी आपको भोजन देना पड़ेगा इनको। जैसे धान की खेत से पहले हरी खाद देते हैं, या अवशेष देते हैं आप, या मल्चिंग देते हैं, वो गल के भोजन बन जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि इसमें उन्होंने एक तो 1% भोजन दे दिया राइस स्ट्रा के रूप में। राइस स्ट्रा के रूप में 1% कितना हो जाता है, आप फसल काट लेते हैं ना खेत से, तो जो जड़ बच जाती हैं वो लगभग 1-2% से ज़्यादा ही होंगी, यानी कि उतना भोजन दिया है। दूसरे में दिया इन्होंने 5% से 20%। 20% कितना होता है, जैसे आपने गेहूं काट लिया, गेहूं काट के कंबाइन से, रिपर से भूसा बना लिया। भूसा बनाने के बाद जो नीचे अवशेष बच जाते हैं 15-20% तो बचते होंगे। ये ऐसी सिचुएशन समझो, वो सफिशिएंट है इनका भोजन के लिए, उतना भोजन दे दिया इन्होंने। वो टनों में नहीं दिया जो कंबाइन से कटने के बाद आता है,
वो जो मिनिमम बचता है, जिसको हम सोचते ही नहीं अवशेष, जिसमें भी आग लगा देते हैं हम, उतना भोजन दिया है। अब इसमें कितनी नाइट्रोजन फिक्स करी है अकेले क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम ने? यहां पर 13 से 150 किलो नाइट्रोजन फिक्स हुई है 1% भोजन देने पे। और जब 5 से 20% भोजन दिया है तो यहां पर 500 से 1000 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर फिक्स हुई है। कोई आम बात है, साधारण बात है क्या ये? अब धान और गेहूं की 60 150 किलो है रिकमेंडेशन पर हेक्टेयर। ये तो अकेला करने लग रहा है 500 से 1000। तो इस तरह के तो बहुत जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीवाणु। हाँ जी, इस तरह के तो बहुत माइक्रोब्स हैं। ये तो माइक्रोब्स का बताया, अर्थवर्म का तो जिक्र ही नहीं करा मैंने अभी। तो नाइट्रोजन इश्यू नहीं है, नाइट्रोजन इश्यू नहीं है प्राकृतिक खेती में। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। मैं कहता हूं धान में ही सबसे ज्यादा बढ़िया रिजल्ट मिल रहे हैं। धान ही तो समस्या है सरकारों के सामने। अब जो आप विविधीकरण नहीं कर पाते हैं, धान की वजह से ही तो है समस्याएं। लेकिन एकदम इन जमीनों में आप दूसरी फसल नहीं ले पाएंगे। अगर प्राकृतिक खेती करने लग जाते हैं तो जमीनों का स्वास्थ्य चेंज हो जाएगा, इसका तासीर बदल जाएंगे आपकी। जैसे धीरे धीरे खराब हुई हैं, धीरे धीरे अच्छी हो सकती हैं। हम जो हरित क्रांति के समय पर, हरित क्रांति के समय पर जो सारी फसलें हम ले लेते थे, उस अवस्था में जा सकते हैं। क्योंकि यहां फार्म पे लगभग 25 एकड़ में गन्ना था, चना वगैरह भी लेने लग गए हैं, सरसों वगैरह भी लेने लगे, यानी कि विविधीकरण की संभावनाएं बढ़ने लग गई हैं। क्योंकि जमीनों का स्वास्थ्य इंप्रूव होने लग गया है। उसमें भी फिजिकल हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट होने लग गई है। तो विविधीकरण की तरफ भी जाना आपने। धान ही तो समस्या है, धान में ही सबसे बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। तो धान में ही इसको अप्लाई करके हम उसी चीज को अचीव करने में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए विविधीकरण से लेके, ग्लोबल वार्मिंग से लेके, सॉइल हेल्थ से लेके, वाटर डिप्लीशन से लेके, नाइट्रोजन की एप्लीकेशन से, एक्सेसिव यूज से लेके, कोई भी चीज है प्राकृतिक खेती सब चीजों को एड्रेस करती है। थोड़ा केंचुए के बारे में बता देता हूं। एक केंचुआ एक साल में 4.5 किलो मिट्टी अपने अंदर से पास करता है। उसमें, जिसको एक्सक्रीटा बोलते हैं, कास्टिंग बोलते हैं, 40% उमस है उसमें। और जो केंचुए हैं, 1 एकड़ में 5 लाख से 20 लाख हो सकते हैं नॉर्मल कंडीशंस में या अच्छी कंडीशन में, जहां आप केमिकल यूज नहीं करते। जहां केमिकल यूज करते हैं वहां तो केंचुए हैं ही नहीं। 5 लाख से 20 लाख हो सकते हैं। तो वो मरते भी तो हैं साथ के साथ। वो तो साथ के साथ ही हुमस बन जाता है, खाद बन जाता है उसका, तो साथ के साथ ही रेडीमेड फूड है, हुमस है। अब 4.5 किलो मिट्टी तो साल में वो थी, जिसमें से आधी लगभग 40% हुमस था। अब ये जो केंचुए हैं ये भी तो मरते हैं, ये भी तो हुमस है बॉडी भी तो इनकी। अब अकेला केंचुए को कैलकुलेट कर लो आप, कितनी मिट्टी होती है एकड़ में। अकेले केंचुए कैलकुलेट कर दो, 2-3% से ज़्यादा उमस तो केंचुए की हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से। जीवाणु तो अलग रह गए। ये कहते हैं ना कि कैसे बढ़ सकता है जैविक कार्बन इतनी जल्दी। अब आप मानोगे, ये लॉजिक मानोगे, इसमें बढ़ सकता है। अब केंचुए जीवाणु खेती तो करो, जैविक कार्बन तो यूं बढ़ेगा आपका, यूं बढ़ेगा। लेकिन जैसे हम जैविक खेती में करते थे, खेत में गोबर का खाद भरपूर डालते थे, लेकिन गर्मियों में जुताई कर देते, खेत की प्लोइंग कर देते थे, वो सारा जैविक कार्बन उड़ जाता था आपका। प्राकृतिक खेती में इसलिए इस स्कीम की मनाही करी गई है
एक बच्चे की तरह हमें पालना पड़ता है जैविक कार्बन को, नाइट्रोजन को। इसलिए जो जैविक कार्बन बढ़ जाता है, इसमें हम ध्यान से जब आगे बढ़ते हैं, फूड देते रहते हैं। फूड बताया ना, एक इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने आपको, खेत में फूड देना पड़ेगा आपको, फिर जीवाणुओं की खेती संभव हो जाएगी आपके। तो ये चीजें आप करेंगे तो केंचुआ और जीवाणु मिलके जब खेत में पैदा हो जाते हैं तो खेत की ताकत कुदरती तौर पे बढ़ जाती है, खेत की इम्यूनिटी कुदरती तौर पे बढ़ जाती है, आपकी डिफेंस मैकेनिज्म कुदरती तौर पे आ जाता है, बीमारियां कुदरती तौर पे कंट्रोल हो जाती हैं। इंसेक्ट के लिए इसमें बायो फार्मूलेशन है, इंसेक्ट भी इशू नहीं है, इंसेक्ट अटैक भी, क्योंकि पहली बात तो इंसेक्ट आते ही कम है। जैसे धान में तेला आता है ना, तेला वहाँ आता है जहाँ तना कमज़ोर होता है आपका धान का, इसमें तना कमज़ोर नहीं रहेगा आपका, मजबूत हो गए, नीचे के पत्ते भी हरे होंगे आपके धान में, इंसेक्ट भी कम आएगा। मैं कहता हूँ 80 से 90% बीमारियां भी अपने आप कंट्रोल हो जाती हैं प्राकृतिक खेती में, और लाभदायक जीवाणुओं की भरमार हो जाती है। जैसे ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है, माइकोराइजा है, कुदरती तौर पे मेटाराइजियम है, बवेरिया है, जो जैविक खेती में खरीद के डालते हैं किसान बाहर से। इसमें बाहर से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं, आपको मार्केट में जाने की जरूरत नहीं। प्राकृतिक खेती वो चीज़ है, ये खजाने की चाबी, आप फ्यूचर की जनरेशन की सेफ्टी की गारंटी है ये। मैं कहता हूँ परिवारों में शांति आ जाएगी, समाज के आतंकवाद तक की समस्या सोल्व होने की संभावना इसमें मेरा विश्वास है, क्योंकि हम जो एक्सप्लोजिव भेज रहे हैं ना परिवारों में और बाहर, उसकी वजह से समस्याएं बढ़ रही हैं, उसकी वजह से सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। आपकी बीमारियां घटेगी तो शांति अपने आप आ जाएगी, और वो तब घटेंगी जब हमारा खाना सुच्चा होगा, हमारी जमीन सुच्ची होगी, वातावरण सुच्चा होगा हमारा। तो प्राकृतिक खेती में सब कुछ तो होता है। तो ये नाइट्रोजन का मैंने बताया, बाकी भी इसमें मैंने लगभग कवर कर दिए हैं पॉइंट। तो इसमें नाइट्रोजन का इशू रहता है कि भाई जब हाई यील्डिंग वैरायटीज हैं, जैसे धान की है, गन्ने की है, ज़्यादा पैदावार देती हैं, क्या देसी ही लेनी पड़ेगी? ना, कतई नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन इशू नहीं है। ज़रूरत के हिसाब से ले लो, अगर देसी की ज़रूरत है आपको देसी ले लो, अगर दूसरी फसल लेनी है, हाई यील्डिंग लेनी है, तो वो भी ले लो, क्योंकि नाइट्रोजन की पोषक तत्वों की कोई समस्या नहीं है। तो अब आप चाय ले सकते हैं।